चला सकता, उस वक्त तक तो मैं ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हमें वेबसाइट में जाकर कुछ चेंजेस करने। अच्छा, ये याद रखें कि चेंजेस बिल्कुल स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है। ऐसे नहीं है कि क्लाइंट ने 2 साल पहले वेबसाइट बनाई थी, मेरे पास लेकर आया तो मैं बिल्कुल ही चेंज कर दूंगा उसको। नो, मैंने उसके अंदर वो चीज़ें चेंज करनी है जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए होनी चाहिए थी और अभी तक उसमें नहीं है। मतलब मैंने उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। जैसे मैं कहूँ ना पीक स्टेशन की मैंने एसईओ करनी है, तो इसका मतलब ये कतई तौर पर नहीं होगा कि जो उस वेबसाइट का लेआउट है, मैंने वेबसाइट के लेआउट को नहीं छेड़ना। यानी उन्होंने जो तस्वीरें जहाँ लगाई हैं वहीं रहेंगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एक तस्वीर बहुत बड़ी लगी हुई है, अभी इतनी बड़ी तस्वीर ना लगाएं, छोटी कर लें इसको, लेकिन मैं उसकी तस्वीर चेंज नहीं करूँगा। अगर राइट साइड पे तस्वीर है, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टेक्स्ट को राइट पर होना चाहिए और तस्वीर को लेफ्ट पे होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर है, उसका लेआउट है, हमें लेआउट को कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ उसके अंदर ऐसी चीज़ें लेकर आनी है जिसकी वजह, हाँ, अगर डेवलपर ने वेबसाइट बनाते हुए कुछ ऐसा काम किया हुआ है जिसकी वजह से वेबसाइट स्लो है, तो जो चीज़ों की वजह से वेबसाइट स्लो हो रही है, हम वो रिकमेंडेशन भी देंगे कि भाई ये जो कंपोनेंट है आपकी वेबसाइट का, ये आपकी वेबसाइट को स्लो कर रहा है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि बहुत बड़ी तस्वीर, तो नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं वेबसाइट पे और बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। इसका मतलब क्या होगा? मतलब छोटी तस्वीर कम बाइट्स, बड़ी तस्वीर ज़्यादा बाइट्स। तो जब बहुत सारी तस्वीरें होंगी तो बहुत सारी बाइट्स कंज्यूम करेंगी, और जब बहुत सारे बाइट्स कंज्यूम होंगे तो स्लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मैं उनसे कहूँगा भाई इसके साइज़ को 50% रिड्यूस कर लें, क्योंकि अभी आज के दौर में आपकी वेबसाइट ज़्यादा कहाँ पे खुल रही है? मोबाइल पे। तो मोबाइल पे में कोई बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरों की ज़रूरत तो है नहीं है। ये ऐसा ना हो कि पूरी एक तस्वीर फिट भी नहीं हो रही मोबाइल पर, इतनी बड़ी हमने कर दी है। सो हमें छोटी तस्वीरें लेकर चलना है। तो अब हमारा पॉइंट क्या है कि भाई हमें एसईओ करनी है, लेकिन एसईओ से पहले हमें वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, असल में हमारा टॉपिक क्या है जी? टॉपिक है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले वेबसाइट को समझने से पहले थोड़ा सा एसईओ को समझ लेते हैं कि व्हाट इज एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद क्या है और ये किस तरह की ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें हमें करना क्या है, मतलब किस तरीके से हम रैंक करते हैं वेबसाइट को। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि हमारी वेबसाइट है गूगल के ऊपर, एक हमने डोमेन भी परचेज की हुई है, इसका मतलब है हमारी वेबसाइट का कोई एड्रेस है www के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि abc.com मेरी वेबसाइट है, उसके अंदर कोई सा भी कंटेंट हमने लिखा हुआ है, तो अब हम उसे खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर दफ़ा abc.com ही लिखेंगे ना, यानी वेबसाइट की ब्रांड से खुलेगी वेबसाइट। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं या हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लोग उस प्रोडक्ट का नाम लिखें और हमारी वेबसाइट पहले पेज पे कहीं नज़र आ जाए, 7वें 8वें पेज पर नज़र आए, इट्स बीन ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, पहली 3 4 5 पोजीशन में नज़र आए, इसका मतलब है ऑप्टिमाइज्ड है और कंपटीशन में है। कभी तीसरे नंबर पर चली जाती है, कभी पहले पर आ जाती है, कभी चौथे पर चली जाती है, इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है। अब ये रैंक कैसे हो रही है? प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट और सर्विसेज के अगेंस्ट, यानी मैं जो चीज़ सेल करने लगा हुआ हूँ लोग उसको ढूंढते हैं। मेरा जिस तरह का बिजनेस है, जिस कैटेगरी का बिजनेस है, लोग उस तरह की सर्विसेज को फाइंड कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पहले पेज पर नज़र आ जाए, इसे हम बोलते हैं एसईओ। और अगर हमने एक वेबसाइट बनवाई है मगर वो वेबसाइट सिर्फ यूआरएल से ही नज़र आती है, मतलब वेबसाइट का नाम लिखेंगे वेबसाइट आ जाएगी, वैसे वो वेबसाइट आती नहीं है उन प्रोडक्ट्स और उन सर्विसेज के अगेंस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एसईओ नहीं हुई। और अगर उसकी एसईओ नहीं हुई तो इसका मतलब मार्केटिंग कैसी हो रही है? ये तो मार्केटिंग भी नहीं हो रही, ये तो ऐसे ही है जैसे हम किसी को अपना विजिटिंग कार्ड दे देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा आपके व्हाट्सएप लिंक में मौजूद है और उसको आपका ब्रोशर चाहिए तो आप उसको पीडीएफ फाइल भेज देते हो, वो भी तो एक लिंक देते हो ना, ये भी एक लिंक है। सो लिंक के साथ अगर आपकी वेबसाइट खुल रही है तो इसका तो मतलब है कि आपने अपने पैसे ज़ाया क्यों हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया की हुई है, क्योंकि आपने जब वेबसाइट बनानी है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको एनुअली परचेज करने हैं। आपको होस्टिंग एनुअल परचेज करनी है, आपको डोमेन एनुअल परचेज करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ ना हो तो हर साल पेमेंट तो करनी है, ये तो हर साल, यानी आफ्टर 365 डेज आपकी डोमेन एक्सपायर हो जाएगी। डोमेन का मतलब आपकी वेबसाइट का नाम, यानी मैंने जो वेबसाइट का नाम रखा हुआ है ना abc.com, ये मुझे खरीदना है, या abc.org या abc.edu.pk या abc.pk, ये नाम है ना हमारी वेबसाइट के, ये हमें बाय करने हैं।
और ये हमें मिलते हैं कम से कम 1 साल के लिए। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं 2 साल के लिए बाय कर लूँ, 3 साल के लिए बाय कर लूँ, इसका मतलब मुझे इतने ही साल की पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं 3 साल के लिए लेना चाह रहा हूँ तो मुझे 3 साल की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यानी हम डोमेन की पेमेंट कर रहे हैं, हम होस्टिंग की भी पेमेंट करने लगे हुए हैं, मगर उसके बावजूद हमारी वेबसाइट जस्ट यूआरएल के साथ खुलती है। तो इसका मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट से बिल्कुल मार्केटिंग नहीं कर रहे, हमारी वेबसाइट कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हमारी, ठीक है। इसलिए हमें क्या कराना है, अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए वेबसाइट की एसईओ करवानी है। ये तो हमें पता लग गया कि वेबसाइट की एसईओ सिर्फ उस सूरत में होगी जब वेबसाइट होगी। अगर वेबसाइट ही नहीं है तो एसईओ तो नहीं कर पाएंगे ना वेबसाइट, ठीक है। कई लोग समझ रहे होते हैं कि भाई वेबसाइट की एसईओ शायद फेसबुक की एसईओ है, ये सोशल मीडिया की एसईओ नहीं है, वो वेबसाइट की एसईओ है। अगर आपका फेसबुक पेज रैंक करवाना चाहते हैं, इट इज अ प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस, वो भी ऑप्टिमाइज होता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी हमेशा वेबसाइट से नीचे आएगी। आपने कभी नहीं देखा होगा कि फेसबुक पेज वेबसाइट से ऊपर आ रहा हो। हाँ, उस सूरत में वेबसाइट से ऊपर आ सकता है जब उसके जो कंपीटेटर पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उसकी एसईओ ना हुई हो। मतलब एक ब्रांड है जो फेसबुक पर बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कर रही है, मगर उसकी कोई वेबसाइट नहीं है, ना ही उसका कोई कंपीटेटर की वेबसाइट है जो रैंक करवा रहा हो। इसका मतलब है कि अब फेसबुक रैंक करेगा, अब फेसबुक का वो वाला पेज रैंक करेगा। लेकिन जब उसके कंपीटेटर्स होंगे तो पहली प्रायोरिटी पर आपकी वेबसाइट्स आएंगी, उसके बाद फेसबुक आएगा। तो फेसबुक की भी हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसको हम सोशल मीडिया में देखेंगे कि फेसबुक को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुख्तसर इतना कि अगर आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट कंटेंट लिखें और अच्छी अच्छी अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाएं और फ्रीक्वेंटली ये काम करते रहें, तो एक टाइम आएगा कि आप रैंक करना शुरू हो जाओगे। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया जी एसईओ क्या है, पता लग गया आपको एसईओ क्या है कि भाई वेबसाइट को पहले पेज के ऊपर लेकर आना है, इसको हम एसईओ कह रहे हैं, हमने अपनी वेबसाइट को पहले पेज पर लेकर आना है। अब ये कितनी टाइप्स की एसईओ है हमारे पास। एक को हम बोलते हैं ऑन साइट, नाम से पता लग रहा होगा आपको, ऑन साइट का क्या मतलब हुआ, वेबसाइट के ऊपर, यानी ऐसा काम जो आप रैंक करवाने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑन साइट एसईओ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा काम, ऐसी चेंजेस जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, इसका मतलब कि हमें वेबसाइट पे कुछ करना भी आना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता ना कि आपको वेबसाइट ही नहीं आती, आपको मैंने तो एसईओ सीखी हुई है, वेब डेवलपमेंट नहीं सीखी, तो मैं नहीं कुछ कर सकता। अभी हम ये देखते हैं कि क्या एसईओ करने के लिए वेब डेवलपमेंट सीखनी ज़रूरी है, कि कुछ और तरीके से भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सी एसईओ है, मतलब ऑन साइट एसईओ की मिसाल ऐसे है ना, जैसे हम कहें पीक सोल्यूशन के कोर्सेज की मार्केटिंग शुरू करनी है। हाँ, तो सबसे पहले हम कहाँ करेंगे, हम कहते हैं भाई पूरे दिन में जो है ना हमारे पास 5-6 हज़ार स्टूडेंट आता है, वो किस टाइमिंग्स में। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मार्केटिंग कहाँ से करेंगे, जो करते भी हैं कॉलेज में स्टूडेंट से मार्केटिंग करेंगे ना, तो ये समझ लो ये ऑन साइट है। यहाँ पर ये ऑन SIGHT वाला ऑन साइट है, ठीक है ना, ये वाली ऑन साइट वेबसाइट की ऑन साइट है। जी हाँ, आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, टेक्निकल एसईओ। अभी टेक्निकल एसईओ का क्या मतलब है, अभी मैंने आपसे कहा ना कि भाई वेबसाइट स्लो है, अब मैं वेबसाइट में कुछ चेंजेस भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि वेबसाइट को ऐसा होना चाहिए, वेबसाइट को ऐसा होना चाहिए, यानी ऐसी बातें जो टेक्निकल पार्ट हैं आपकी वेबसाइट को रन करने का, उन्हें हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ। और वो ऑन साइट भी हो सकती हैं, वो ऑन साइट भी है। जैसे मैं कहूँ ना भाई क्लासरूम के लिए ऑन साइट मुझे समझ लेंगे, मैं हूँ आया हूँ तो पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसका क्लासरूम का टेक्निकल पार्ट क्या है, इस क्लासरूम का टेक्निकल पार्ट ये फैन है, इस क्लासरूम का टेक्निकल पार्ट ये LCD है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा रहूँ, ये सब चीज़ें यहाँ से रिमूव हो जाए, क्लास तभी भी नहीं होगी, ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हों और मैं मौजूद ना हूँ, क्लास तब भी नहीं होगी। दोनों सूरतों में क्लास रुकेगी, एक सूरत में मेरी गैर हाजिरी की वजह से क्लास रुकेगी, और एक सूरत में रिसोर्सेज ठीक ना होने की सूरत में क्लास रुकेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट के रिसोर्सेज भी ठीक होने चाहिए, इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। हमने टेक्निकली भी वेबसाइट को देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने एसईओ तो बहुत अच्छी कर ली, मगर आपकी वेबसाइट में एरर है, जो कि गूगल कहता है कि भाई मैं इसको लोड नहीं कर सकता। आपकी वेबसाइट स्लो है, गूगल कहता है मैं इसे लोड नहीं कर सकता, तो इस सूरत में भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। जो तीसरा पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं ऑफ साइट, या हम उसे बोलते हैं लिंक बिल्डिंग।
ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या करते हैं, इसका मतलब क्या, ऑफ साइट। इसका मतलब ये काम तो वो भी कर सकता है जिसको वेबसाइट पे काम करना नहीं आता, और ये काम वो भी कर सकता है जिसको ऑन साइट एसईओ करनी नहीं आती, क्योंकि ये है सिर्फ लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग का क्या मतलब है, डाटा एंट्री का काम है, उसके बाद लिंक्स होंगे वेबसाइट्स के मुख्तलिफ वेबसाइट्स का डाटा होगा, और वो वहां पर जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक ले आएगा। ऐसे ही है ना, जैसे मैं कहूँ कि भाई पैकेजेस माल चलते हैं और वहां पर जितनी भी ब्रांड्स हैं उन ब्रांड्स में जाकर अपनी अपनी स्टैंडी रख कर आ जाते हैं कोर्सेज। अब ये क्या हो रहा है, ये हमारे कॉलेज में नहीं हो रही है, ये किसी और ब्रांड में हो रही है। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक तो मैं कह रहा हूँ ना कि ब्रांड अच्छी सी 10 ब्रांड्स थी जहाँ पर मैं लगा कर आ गया हूँ अपनी स्टैंडी, जो कि खुद से बहुत पॉपुलर है, जिनकी अपनी रेपुटेशन बहुत हाई है। अब मैं क्या करता हूँ कि उसके अगेंस्ट मैं रोड पर एक बैनर लगा देता हूँ, है तो वो भी वही चीज़ है, एक ही तरह की इंफॉर्मेशन है, एक ही तरह की एडवर्टीजमेंट है दोनों सूरतों में, लेकिन जो ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन आपको मिलेगी और ज़्यादा अच्छा क्लाइंट मिलेगा वो आपको ब्रांड से मिलेगा। रोड से उतना अच्छा क्लाइंट नहीं मिलेगा, बेशक मिलेगा लेकिन उतना अच्छा क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो जो ऑफ साइट एसईओ होती है बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम दूसरों की रेपुटेशन को कैश करके अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करते हैं। यानी सबको पता होगा कि पिज़्ज़ा हट में अगर पीक सोल्यूशन का लगा हुआ है तो एक पीक सोल्यूशन की अपनी वर्थ और एक पिज़्ज़ा हट की वर्थ, दोनों मिलकर एक वर्थ बनेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी वर्थ बढ़ जाएगी। ये होती है लिंक बिल्डिंग आपकी। अभी तक तो हम बात कर रहे थे ना कि सिर्फ रैंक करने की, इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट की एक अथॉरिटी भी होती है, जिसे हम वेबसाइट अथॉरिटी बोलते हैं, डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं, जिसका स्कोर बिटवीन 0 to 100 होता है। इसका मतलब जिसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी वो भी एक फैक्टर है, लेकिन ये भूल जाएंगे वो रैंक करने का फैक्टर है। वेबसाइट को रैंक करने के जो फैक्टर्स हैं ना वो ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ। यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक बंदे ने ऑन साइट एसईओ की हुई है और एक बंदे ने ऑफ साइट एसईओ की हुई है, तो वेबसाइट किसकी रैंक कर रही होगी, जिसने ऑन साइट की हुई है। एक बंदे ने ऑन साइट एसईओ की हुई है और टेक्निकल एसईओ की हुई है, बस ऑफ साइट की नहीं हुई वो भी रैंक करते हैं। लेकिन एक बंदे ने सिर्फ ऑफ साइट एसईओ की हुई है, मतलब उसने ना टेक्निकल की ना ऑन साइट की, उसकी वेबसाइट रैंक नहीं, ठीक है। लेकिन ऑफ साइट एसईओ से होगा क्या, ऑफ साइट एसईओ से ये होगा कि आपकी डोमेन, जैसे मैं कहूँ ना फेसबुक, तो फेसबुक की जो डोमेन अथॉरिटी है वो 100 है, 100 आउट ऑफ 100। भाई विजिटर्स ही बहुत सारे हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी अच्छी तो होगी ना उसकी रैंकिंग। अगर मैं ये कहूँगा बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जो रैंक करने लगी हुई है, लेकिन हम उसकी लिंक बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे, तो उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है, मैं कहता हूँ कि उसकी डोमेन अथॉरिटी 13 है, लेकिन उसके बावजूद जो उस कंपनी के कीवर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट वो वेबसाइट पहले नंबर पर आ रही है। उसका काम यही है। ये मेरा क्लाइंट क्या चाहता है इस वक्त, इस क्लाइंट को ये नहीं चाहिए कि उसकी डोमेन अथॉरिटी बढ़े, इस वक्त क्लाइंट्स को चाहिए कि भाई जब क्लाइंट क्यूरी लिखे तो उसके अगेंस्ट हमारी वेबसाइट टॉप पर नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन दो पर होगा। तीसरे तरीके को भी हम समझेंगे कि तीसरा तरीका क्या है, लेकिन वेबसाइट को पहले पेज पे लाने के लिए हमने जब ये पहले दो फैक्टर्स अडॉप्ट कर लिए तो आप समझो आपकी, और ये जो आपको अंदाजा भी हो चुका होगा कि ऑफ साइट एसईओ कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हम 10 दिनों में करेंगे या 2 महीनों में करेंगे, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो चलता रहेगा। यानी मैंने वेबसाइट रैंक करा ली है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अपनी वेबसाइट की डोमेन की अथॉरिटी को इम्प्रूव करते रहें, तो साथ साथ हम लिंक बिल्डिंग करते रहेंगे। एक लेवल पे क्या होगा 5, 10, 15, 20, 30 आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती जाएगी। 40 की जो अथॉरिटी होती है वो अच्छी कंसीडर होती है कि मिनिमम 40 की अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी है इज फाइन। 60 की अथॉरिटी है तो बहुत अच्छी है, 100 तो नहीं आप कर सकते ना, आप तो अपनी प्रोडक्ट सेल कह रहे हैं, आपका फेसबुक की तरह का तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे सब लोग आने लगे हैं। आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेसिफिक लोगों ने आना है जिस इंटरेस्ट की आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब है 100 तक तो आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप 60 तक 40 तक लिंक्स की वजह से चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी हो गई है। लेकिन ये याद रखिए कि डोमेन अथॉरिटी अच्छी करने से हमें रैंकिंग नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि हम जब लिंक बिल्डिंग कर रहे होंगे तो मोस्टली केसेस पर हम अपने कीवर्ड्स ही नहीं बताएंगे। तो जब हम अपने कीवर्ड्स ही नहीं बताएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे मैं प्रोडक्ट सेल तो नहीं कर रहा ना, प्रोडक्ट सेल तो मैं उस वक्त कर रहा हूँ जिस सूरत में मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कीवर्ड्स बता के मार्केटिंग कर रहा हूँ तो टारगेटेड मार्केटिंग हो रही है, अदरवाइज तो टारगेटेड मार्केटिंग नहीं हो रही है। लिंक्स लेने के लिए तो मैं करके आ रहा हूँ, जैसे मैंने भी कहा कि भाई पैकेजेस माल में गए, जहाँ जहाँ सेल लगी हुई थी ना, कोई गारमेंट्स का सेल कर रहा था, कोई शूज़ का सेल कर रहा था, मैं एक्सक्लूजन एजुकेशन को मैंने क्या किया, हर जगह जाकर फ्लेक्सी लगा दी। इसका मतलब है रेलिवेंसी तो इतनी खास नहीं है,
सिर्फ ब्रांड को कैच कर रहे हैं ना, अदरवाइज रेलिवेंट तो नहीं है ना। रेलिवेंट तो तब है कि हम चले जाएं एक्सपो में, और एक्सपो में एक एजुकेशनल एग्जीबिशन लगी हो, वहां जब हम जाएंगे ना तो पता लगेगा वहां रेलिवेंसी है। किसी और रेस्टोरेंट में गए हैं, वहां पता लगा जनाब वहां पर आज कोई एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर जाकर जब हमने मार्केटिंग की, यानी इसका मतलब क्या होगा, जब हम अपनी फील्ड में जाकर मार्केट करेंगे तो वो रेलिवेंसी होगी। तो हमें रेलिवेंट होकर भी मार्केट करना है, सिर्फ लिंक बिल्डिंग नहीं करनी है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको पूरा एक थीम दे दिया कि एसईओ है क्या। ठीक है, अच्छा एसईओ को हम कहते क्या हैं जी, ये हम एसईओ को कहते हैं। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है ना एब्रीविएशंस के साथ गेम खेलने का, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या मतलब है। अच्छा एक चीज और है, दो चीजों को मैं जरा कंपेयर कर देता हूँ। ये दो चीजों को मैंने कंपैरिजन कर लिया। एसईओ को तो मैंने ऊपर बता दिया ना आपको। एक मैंने लिखा एसईओ, एक और क्या बात याद रखिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब मैं मार्केटिंग की टर्म यूज करूं तो इसका मतलब होगा पैसे। इसका मतलब आपको भी पता है कि मार्केटिंग पैसों के बगैर तो नहीं होगी ना, पेमेंट्स के बगैर तो नहीं होगी, कैश के बगैर मार्केटिंग तो नहीं हो सकती है। ठीक है, सो एक टर्म है हमारे पास एसईएम और एक टर्म है हमारे पास एसईओ। और ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि पैसे नहीं, यहाँ पर हम पैसों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो जो लोग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ऊपर आ रहे हैं, एक वो लोग हैं और एक वो लोग हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना पढ़ते हैं कुछ, तो एक मेरिट पे एडमिशन मिलता है और एक सेल्फ फाइनेंस पे मिलता है ना। तो जो लोग मेरिट पे आते हैं तो उन्हें पैसे तो नहीं देने पड़ते एडमिशन के लिए, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस में होता है वो क्या होता है, आफ्टर मेरिट तो वो फीस डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, और फिर सेल्फ फाइनेंस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो इसका मतलब वो पेड पार्ट है, लेकिन जो मेरिट वाला पार्ट है वो पेड पार्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरह जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जब हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो ये पेड पार्ट नहीं है। हाँ, इतना पेड पार्ट जरूर है कि जिस बंदे ने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी होगी वो मुझे एसईओ की सर्विसेज के चार्जेस देगा, यानी मुझे पैसे देगा, मेरी सर्विसेज ले रहा है। 3 महीनों के लिए मैंने उसको कहा, कि 4 महीनों के लिए कहा, या 6 महीनों में मैंने कहा, तो इसका मतलब उसने 6 मंथ्स की पेमेंट मुझे करनी है, जो उस सर्विस के अगेंस्ट करनी है, जो सर्विसेज मैंने उसको देनी है रैंक करवाने के लिए। मगर मैंने क्या करना है, मैंने उस वेबसाइट के ऊपर गूगल के फैक्टर्स को इम्प्रूव कराना है, मतलब मेरा काम ये है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ परचेज करनी है उसके लिए, बल्कि मैंने ये देखना है कि भाई ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको ठीक कर दो। ये वाला काम भी इसका, जैसे भी एक चीज़ मैंने आपको बताई, इमेज के इमेजेस बने, तो मैंने कहा भाई इमेजेस को छोटा कर, ये काम है ना मेरा, ये सर्विसेज हैं जो मैंने देनी है। ये सिर्फ एक बात की है मैंने, तो इसको हम बोलते हैं एसईओ। यानी इसमें पैसे नहीं लग रहे। इसमें पैसे किस हद तक लग रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पैसे देने हैं, लेकिन रैंक करने के लिए गूगल को पैसे नहीं देने हैं। लेकिन जो SEM है, जिसे हम बोलते हैं ना सर्च इंजन मार्केटिंग, इसका मतलब है कि हमने गूगल को पैसे देने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये पैसे देने हैं, उसको हम बोलते हैं PPC एड्स या गूगल एड्स। आप अक्सर गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हो तो सबसे ऊपर जो ऐड आता है आपके पास, उस पर क्या लिखा होता है, यहाँ तो ऐड लिखा होता है, या स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, या एडवर्टीजमेंट लिखा होता है, या प्रमोशन लिखा होता है। 3-4 चीज़ें लिखी होती हैं। मगर एक और चीज़ है, फेसबुक पर भी ऐड देखते हो ना, उस पर क्या क्या लिखा होता है ऐड पे। अब अभी एक इसके ऊपर कभी रिसर्च नहीं की कि ये क्या स्टोरी है, उसने क्यों 3 टर्म्स यूज़ किए हैं, गूगल ने 3 टर्म्स क्यों यूज़ किए हैं। मतलब एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सर्ड भी लिखता है, मतलब स्पॉन्सर्ड भी लिखेगा, स्पॉन्सर्ड भी लिखेगा, एडवर्टीजमेंट भी लिखेगा, और क्या बोला मैंने भाई, इतने सारे नाम ले दिए अभी, प्रमोशन भी बोलेगा। ठीक है, इतने सारे नाम वो यूज़ क्यों कर रहा है, उसकी वजह यह है कि गूगल जब स्टार्ट में उसने एडवर्टीजमेंट शुरू की थी ना, तो उसका जो टूल था एडवर्टीजमेंट का, वो गूगल ऐड नहीं था, उसका टूल था गूगल एडवर्ड। तो अब वो गूगल एडवर्ड जो था वो उसकी मार्केट में इनिशियली इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं थी, क्योंकि उसी वक्त बहुत सारे और एड्स भी आ रहे थे। गूगल के साथ पैरेलल दूसरी कंपनी भी एडवर्टीजमेंट करती थी, और जब लोग उन पर क्लिक करते थे तो वो कुछ सस्पिशियस ऐड होते थे, और उससे वेबसाइट्स आपकी ख़राब भी होती थी। और एक टाइम था जब लोग गूगल एड्स को कंसीडर भी नहीं करते थे। मतलब कोई भी बंदा कोई चीज़ सर्च करता था, जब ऊपर ऐड आता था ना तो स्क्रॉल करता था, कहता था ये नहीं ठीक, जो चीज़ ऐड नहीं होगी वो ठीक है। आज के दौर में ऐसे नहीं है, अब ऐसा नहीं है।
पहले वो कहते थे कि ऐड ठीक नहीं है, ठीक है, उस वक्त एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि भाई ये जो ऐड है ना ये सही नहीं होते हैं, शुरू में गूगल एड्स ठीक नहीं होते हैं, और उस वक्त गूगल एड्स नाम नहीं था, उस वक्त नाम था गूगल एडवर्ड। तो उस वक्त इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो क्योंकि ये जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त इसके साथ ऐड लगा हुआ था, ठीक है। अब होना तो ये था कि अपनी उसी टर्म को साथ लेकर चलती, लेकिन क्योंकि उस वक्त रेपुटेशन अच्छी नहीं थी तो इसलिए इसने बहुत सारे नामों को साइक्लिक कर लिया ताकि लोग ये कंफ्यूज ना हो कि ये ऐड है। कभी उन्होंने प्रमोशन लिख दिया, कभी उन्होंने एडवर्टीजमेंट लिख दिया, कभी उन्होंने ऐड लगा दिया, कभी उन्होंने एडवर्टीजमेंट लिख दिया, ठीक है। ये मुख्तलिफ टर्म अगर आप मोबाइल पर रोटेट करोगे आप देखोगे ये सारी टर्म्स कभी कभी आपके सामने आएंगी। तो ये वजह थी। अभी तो गूगल एडवर्ड ने उसका नाम भी चेंज कर दिया हुआ है, अब गूगल एडवर्ड नाम नहीं है, बेसिकली गूगल एडवर्ड इज नाउ गूगल एड्स, यानी कि गूगल एडवर्ड जो था, जैसे मैं कहूँ ना कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पहले क्या था, मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया था नवंबर 22 तक गूगल एड्स गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्या नाम था? उस वक्त इसका नाम था गूगल माई बिजनेस, यानी नवंबर 22 तक गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो नाम था, मेरे चैनल पर ही लेक्चर देखना ना, एक मेरी प्लेलिस्ट बनी होगी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, उसमें 50 से ज्यादा लेक्चर हैं। जो लेक्चर उसमें नवंबर तक के होंगे उसमें मैं गूगल माई बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, यानी आपको गूगल खोलूंगा वहां पर भी गूगल माई बिजनेस ही नजर आएगा। लेकिन नवंबर के बाद उन्होंने इसको खत्म किया, उसका नाम चेंज किया और उसको उन्होंने कर दिया गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो नवंबर से पहले वहां लिखा था गूगल माई बिजनेस, जब मैं business.google.com पर जाता था तो वहां लिखा होता था गूगल माई बिजनेस। अब वहां पर क्या लिखा होता है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल। सो उन्होंने चेंज कर दिया। गूगल माई बिजनेस का ऐप भी होता था नवंबर तक बिजनेस के नाम से, ठीक है। मतलब आप गूगल पे जाओ, ऐप खोलो और गूगल के ऊपर, अभी तो आप डायरेक्ट कर रहे हो ना मैनिपुलेट, अभी तो आप करते हो business.google.com, है ना, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होते हैं हम वहाँ पे। लेकिन उससे पहले वो एड एप्लीकेशन, अपना एक एप्लीकेशन चला रहे थे, लेकिन वो एप्लीकेशन उनका इतना सक्सेसफुल नहीं था, मतलब उस एप्लीकेशन में बग्स थे। तो वो काफ़ी देर तक उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो अपने बग्स को 100% रिजॉल्व नहीं कर सके और उनकी प्रोफाइल जो थी वो ज़्यादा अच्छी गूगल पर चलती थी। उन्होंने नवंबर में अपना एप्लीकेशन भी बंद कर दिया, यानी नवंबर तक उनका गूगल बिजनेस के नाम से एक एप्लीकेशन भी चल रहा था और वो भी उन्होंने उस वक्त बंद कर दिया, ठीक है। चले, तो अब हमें ये पता लग गया कि एसईओ और एसईएम में क्या फ़र्क है। एसईओ हमारा एक मॉड्यूल है और एसईएम हमारा दूसरा मॉड्यूल है। यानी एसईएम का मतलब है कि जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे, यानी एसईओ में तो मैंने गूगल को 1 रुपया नहीं देना, मगर एसईओ में मैं 1 रुपया दिए बगैर एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन 1 रुपये से एडवर्टीजमेंट नहीं होगी, हाँ, कम से कम $1 देना पड़ेगा, मतलब इतने थोड़े पैसों से एडवर्टीजमेंट नहीं होगी। अच्छा, अब ये तो हमें समझ में आ गया। आज ये मैं समझाना चाह रहा था कि एसईओ क्या है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसईओ, और आप लोगों को सबको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। जैसे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, मतलब कोई चीज़ बताई नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एसईओ बताया। यानी अगर आपको किसी को एसईओ की इंपॉर्टेंस बतानी हो तो आप बता सकते हो कि एसईओ ज़रूरी क्यों है। अब एक बंदा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर कोई बिजनेसमैन आए और वो मुझे कहे जनाब मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, तो मैंने वेबसाइट बनवानी है, तो मैं कभी भी उसके 2 लाख रुपए वेबसाइट बनाने पे नहीं लगवाऊंगा। मैं उसके 60 या 70% पैसे मार्केटिंग पे लगवाऊंगा, और जो 30% पैसे होंगे ना उसके, या 40% पैसे होंगे, उससे मैं कहूँगा भाई इससे वेबसाइट बनवा। इसलिए कि अगर आप वेबसाइट बनाकर रख छोड़ेंगे किसी जगह पर, बैग पर छुपा के रखेंगे उसको, तो इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब है कि आपकी मार्केटिंग तो हो ही नहीं रही है। मैं उसे कहूँगा कि भाई एसईओ के ऊपर और पीपीसी एड्स के ऊपर थोड़ा सा बजट रखो, क्योंकि आपने जब वेबसाइट की एसईओ करनी है तो जेन में रखिएगा। ऐसे नहीं है कि मैं आज एसईओ करूंगा कल इंप्लीमेंट होगी। मिनिमम पीरियड जो एसईओ के लिए चाहिए ना वो 4 मंथ्स का चाहिए, एवरेज पीरियड जो चाहिए 6 मंथ्स का चाहिए, लेकिन डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। अगर आपकी ब्रांड की बहुत सारे कंपटीटर्स हैं और उसकी वेबसाइट्स भी बहुत सारी बनी हुई हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हो सकता है आप 6 महीने में भी रैंक ना करें, आपको 8 महीने लग जाएंगे, आपको साल लग जाए रैंक होने में। तो अब इतनी देर तक आप खामोश तो नहीं बैठेंगे ना, आपको काम तो करना है। तो फिर हम शिफ्ट करेंगे पीपीसी एड्स पर पैरेलल। उस वक्त फॉर द टाइम बिंग हम पीपीसी एड्स पर आ जाएंगे कि भाई जब तक हम रैंक नहीं होते तब तक हम टॉप पर तो नजर आए, क्योंकि आपको मैंने हायरार्की बताई हुई है कि सबसे ऊपर एड्स आते हैं।
साधारण बात है भाई, गूगल वाले को कोई बंदा पैसे देगा तो सबसे ऊपर वो पैसे को ही दिखाएगा ना। OLX के ऐड देखते हो ना आप, तो उस पर लिखा हुआ आ रहा है सबसे ऊपर फीचर ऐड आते हैं ना। एक टाइम में वो पैसे नहीं लेते होते थे, लेकिन अब वो पैसे लेकर ऐड लगाते हैं, लेकिन फ्री में भी कुछ ऐड लगाते हैं। लेकिन ऊपर कौन सा ऐड होता है जो फ्रीज हुआ होता है, वो फीचर ऐड होता है। फीचर ऐड कौन सा होता है, जो पेड ऐड होता है। इसी तरह गूगल को भी अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट की होगी तो सबसे ऊपर एड्स आएंगे। एड्स के बाद हो सकता है कि अगर आपकी सर्च में लोकेशन है तो प्लेसेस आ जाए, और उसके बाद आपकी SEO वाली वेबसाइट्स आएंगी। तो जब तक हम लोग SEO नहीं करेंगे तब तक हमें गूगल एड्स के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात क्या है हमारी? अगली बात यह है कि जब हम SEO शुरू करना चाहते हैं तो हमें वेबसाइट्स को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। वेबसाइट जो है वो हमारे पास दो तरह की हैं। एक वेबसाइट का जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि वेबसाइट के हमारे पास जो प्लेटफॉर्म हैं वो दो तरह के हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं। नंबर 1 कोडिंग वाला, एंड दूसरा है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी एग्जांपल है आपके पास वर्डप्रेस, शॉपिफाई एक्सेट्रा, जितने भी हैं, विक्स, और भी बहुत सारे हैं, ये मैंने कुछ पॉपुलर के नाम ले लिए। यानी हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है जो कोडिंग बेस्ड है और एक वेबसाइट है जो CMS बेस्ड है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा वेबसाइट्स का कंपैरिजन भी करते हैं कि इनमें से अच्छी कौन सी है, एक्सपेंसिव कौन सी है, लाइफ टाइम किसका ज़्यादा अच्छा है, बग्स आने के चांसेस किसमें ज़्यादा है, किसे हमें कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर तो वेबसाइट मेरे पास कोई बंदा ले आएगा तो मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि भाई आपकी वेबसाइट कोडिंग में क्यों बनी हुई है, मैं उसे ये भी नहीं कहूँगा कि आपकी वेबसाइट CMS में क्यों बनी हुई है, क्योंकि मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट और तो नहीं करवानी, वो मेरे से चला जाएगा और वेबसाइट वाले को पैसे दे देगा एक और नई वेबसाइट बनाने के लिए। क्लाइंट तो निकल गया ना हाथ से। इसलिए जब वो हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा वेबसाइट का, हमने उसको उसकी वेबसाइट की प्रॉब्लम्स नहीं बताने कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर तो हम कर देंगे। अलबत्ता अगर हमसे कोई बंदा पूछेगा कि भाई वेबसाइट कैसी बनवाए, मैं कैसी वेबसाइट मेरी होनी चाहिए, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आपकी वेबसाइट कोडिंग वाली वेबसाइट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कोडिंग वाली, अभी मैं समझाता हूँ। अच्छा, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त हम ये चेक करेंगे ज़्यादा वेबसाइट किसमें बनी हुई है, 70% में शायद इससे भी ज़्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनी है। वर्डप्रेस, CMS नहीं, वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा तादाद में वेबसाइट्स बनी हुई हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि सबसे चीप रेट्स पे कौन सी वेबसाइट बनती है, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनती है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा बग्स या सबसे कम लाइफ टाइम वाली वेबसाइट कौन सी होती है, तो वो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है। उसकी वजह क्या, अब इतनी सारी मैंने बुराइयाँ की हैं तो थोड़ी सी रीज़न भी बताता हूँ आपको क्यों है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है या CMS की वेबसाइट है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्लगइन्स, कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट प्लगइन्स पर बेस कर रही है, ठीक है। यानी कि प्लगइन नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप है, मेरे मोबाइल पे ट्विटर है। अब मैंने क्या किया, 4 महीने तक अपना ट्विटर यूज़ ही नहीं किया। 4 महीनों के बाद जैसे ही मैं ट्विटर यूज़ करूँगा, आपको पता है ना 4 महीनों में 2-3 अपडेट्स तो लाजमी आई होंगी इसकी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि भाई अपडेट्स भी आती हैं इसकी, मुझे इस बात का भी नहीं पता। मैंने ट्विटर यूज़ करना शुरू किया तो मुझे पता लगा भाई ट्विटर तो काम ही नहीं कर रहा, फ्रेश ट्वीट्स भी नहीं दिखा रहा मुझे। जो लोगों के ट्विटर पे जितना ट्विटर चलता है, मेरे मोबाइल का ट्विटर उस तरह नहीं काम कर रहा। सेम इसी तरह व्हाट्सएप की शक्ल भी है। तो व्हाट्सएप भी अगर आप अपडेट आई हो, आपको पता है ना आपका व्हाट्सएप सही काम नहीं करता, बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो हैंग हुई होती हैं, जो दूसरे आपको मैसेजेस का कह भी रहे होते हैं। समटाइम कोई बंदा आपको ऑनलाइन शो नहीं हो रहा होता, समटाइम आप ऑडियो मैसेज भेजो जा नहीं रहा होता, समटाइम फाइल डाउनलोड होने में देर लगा रही होती है। भाई इसका भी अपडेट आया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब तक हम इन अपडेट्स के साथ नहीं रहेंगे, उस अपडेट नहीं करते रहेंगे, उस वक्त तक हम उसका लेटेस्ट प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब ये जो प्लगइन्स होते हैं बेसिकली ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, आप समझ लो कि छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं। हमने इंस्टॉल कर लिया एक दफ़ा, अब क्या होना है इसने रिन्यू होना है, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो प्लगइन एक्सपायर हो जाए और उसकी जगह पर कोई नया प्लगइन आ जाए। अब अगर किसी बंदे ने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवाई है, मतलब व्हाट्सएप को चलो आप गाइड कर दोगे, आपका दोस्त है बता दोगे ऐसे कर लो, लेकिन जिस बंदे ने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवाई है या कोई CMS की वेबसाइट बनाई है, अगर उसने लाइफ टाइम डेवलपर को हायर नहीं किया हुआ तो उसकी वेबसाइट तो बग्स क्रिएट करेगी। फॉर एग्जांपल उसका ऐप जो है प्लगइन एक्सपायर हो गया, उसको कैसे पता लगेगा एक्सपायर? उसको तो पूरा सीखना पड़ेगा ना वर्डप्रेस, तभी उसको पता लगेगा।
तो ये वाले बग्स है। अगर फॉर एग्जांपल उसका वर्डप्रेस एक्सपायर भी नहीं हुआ बल्कि उसका एक प्लगइन पुराना हो गया, और अब क्या हो रहा है, अब वो वाला प्लगइन प्रॉब्लम क्रिएट क्या करेगा आपके लिए, वो वाला प्लगइन आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज क्रिएट कर देगा, यानी सिक्योरिटी होल्स पैदा कर देगा। मतलब आपकी वेबसाइट सस्पिशियस हो जाएगी, कोई भी बंदा उस वेबसाइट पर आ सकता है, हैक कर सकता है उसको। और जब हमारी वेबसाइट हैक हो गई तो हमारी वेबसाइट यही, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वर्डप्रेस की वेबसाइट का वो यही बना कि अगर उसके साथ डेवलपर नहीं लगा हुआ साथ, तो उसमें जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो यूजर के हाथ से वेबसाइट भी गई, यूजर का डाटा भी लीकेज हो गया, सब कुछ हो गया। ये सारी चीजें वर्डप्रेस में उस वक्त ठीक रहेंगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि नो वर्डप्रेस, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस को हम उस वक्त ही कंसीडर कर सकते हैं जब क्लाइंट भी वर्डप्रेस के साथ कंफर्टेबल हो और वो खुद उसका कंट्रोल पैनल खोल सकता हो और देख सकता हो कि भाई इसके कौन से प्लगइन्स चल रहे हैं, कौन से अपडेट होने वाले हैं, कौन से एक्सपायर हो गए हैं। अब मुझे नया कैसे करना है, नया प्लगइन तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो नया प्लगइन करेगा तो उसको सेटिंग करनी पड़ेगी, सेटिंग के लिए उसको वीडियो डेवलपर की जरूरत है। ये भी हो सकता है कि जिससे उसने वर्डप्रेस की साइट बनवाई हो वो बंदा भी गायब हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि नया बंदा ढूंढना पड़ेगा। जब वो नया बंदे को ढूंढोगे तो उसको मेंटेन ऐसे ही ना, ताकि हम ये कहेंगे भाई इस कमरे को हम बार बार गिराते हैं और नया कमरा बनाते हैं। और एक चीज़ ये है कि नया प्लॉट लेते हैं और कहते हैं इस पर एक कमरा बना दो, तो मजदूर किसके पैसे ज़्यादा लेगा आपसे, नए प्लॉट के इसके? तो नहीं यार, इसके लेगा। नए के क्यों लेगा? प्लॉट है सिंपल सा, दीवार खड़ी करनी है, लेंटर डालना है, कमरा बन गया। यहाँ पर तो आप इसको गिरा रहे हो, उसको कह रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक बनाओ, वहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक बनाओ। मजदूर की तरह लगा हुआ रोजाना आकर तोड़ फोड़ करता रहता है ना। तो यानी किसी बनी हुई चीज को मॉडिफाई करना ज्यादा मुश्किल है, नई चीज बनाना तो बहुत आसान है। मतलब कोई बंदा मेरे सामने कोई वर्ड में लेटर लिख देना और मुझे कहे कि यार इसकी तरह फॉर्मेटिंग कर दो, मैं कहूँगा भाई रहने दो, तो मुझे दो, मैं खुद ही टाइप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फिर उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि उसने आधी फॉर्मेटिंग उल्टी पुल्टी की होगी ना, मुझे उसे जो सीधा करने में टाइम लगेगा ना, मैं कहूँगा मुझे से कंपोज करवा लो, मैं शायद वैसे मेरा आधा घंटा लग जाए, इस तरह मैं 10 मिनट में आपको कर दूँगा। इसका मतलब क्या होगा, बनी हुई चीज को चेंज करना ज्यादा मुश्किल होता है, कोई भी बंदा उसमें हाथ नहीं डालेगा। तो क्या कहेगा वो आपको, कहेगा जी नहीं आप मुझे 30,000 रुपया दे दें, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, नहीं तो आप मुझे 15,000 रुपया दे दें, मैं आपको नहीं बना देता। इसका मतलब आप तो हमेशा किसकी तरफ जाएंगे, नहीं की तरफ ही जाओगे ना, ठीक है। फिर वो उससे नहीं बनवाओगे, फिर बग आएगा, फिर तीसरा बंदा ढूंढ रहे होगे। अच्छा, अब ये तो इतने सारे मैंने इसके नुकसानात रिकॉर्ड करा दिए हैं ना। इसका फायदा ही होगा कि सस्ती होगी, इसका फायदा ही होगा कि ये जल्दी बन जाएगी। ये आपको कोई बंदा कहेगा बना दो तो 2 दिनों में भी बना कर दे देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है। पावर पॉइंट सबसे बड़ी वजह है कि इसको यूज करने की सस्ती बन जाती है, जल्दी बन जाती है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ। मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जल्दी बन जाती है। मेरा एक क्लाइंट था, वो वर्ल्ड कॉल, आप भी वर्ल्ड कॉल का यूज करते हैं ना, तो मेरा एक क्लाइंट था, वो वर्ल्ड कॉल का कुछ काम कर रहा था, तो उधर से बाहर से वो कुछ चीज़ें चलाता था और किसी और की प्रोडक्ट सेल करता था, तो उस पर हम गूगल एड्स लगाते होते थे। तो जब हम गूगल एड लगाते थे तो शायद उसकी प्रोडक्ट ऐसी थी जो कि अलाउड नहीं थी, तो जैसे ही हम गूगल ऐड लगाते थे ना, उसकी गूगल ऐड अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता था और उस वेबसाइट को भी वो डिनाई कर देता था। फिर वो क्या करता था, जब उसको हम बताते थे फिर एक नई वेबसाइट बनाता था और 4 घंटे में मुझे वेबसाइट बनाकर भेज देता था। फिर यही हो रहा था, फिर वो अगले दिन फिर दोपहर तक मुझे एक नई वेबसाइट बना के देती उसी चीज़ के लिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीज़ें होती हैं टेम्पलेट्स की तरह की होती है ना। जैसे मैं कहूँ CV बनाना है आप सबने, और मैं आपको एक बना बनाया CV दे दूँ, या मैं कहूँ कैनवा यूज़ कर लो, इसकी आसान सी एग्जाम्पल तो कैनवा ही है ना। कैनवा यूज़ कर लो, कैनवा में क्या है, मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स हैं। CVs बनाने हैं, अपनी मर्जी का CV लो, तस्वीर चेंज करो, हेडिंग चेंज करो, कंटेंट चेंज करो, CV तैयार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर CV बनाने बैठोगे तो कैनवा की निस्बत ज़्यादा टाइम लगेगा। हर चीज़ को रीडिज़ाइन करना है, कहाँ टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, कहाँ पैराग्राफ लिखना है, सब चीज़ें आप खुद से कर रहे होगे, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। मगर कैनवा में मेरा ख्याल है कि आप 5 से 10 मिनट में, अगर आपके पास अपना कंटेंट है ना, आपकी तस्वीर भी पड़ी हुई है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन का भी पता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे और आप अपना CV बना लोगे कैनवा के अंदर, ठीक है। तो इसको लोग यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये कंफर्टेबल है। इसको लोग यूज़ इसलिए भी करते हैं कि लोगों को जब कोई चीज़ चेंज करनी होती है ना, तो वो जो डेवलपर होता है वो कहता है भाई तस्वीर चेंज करनी होगी तो यहाँ आना, यहाँ अपलोड करना, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा देना। यूज़ इसलिए करते हैं। इसको लोग यूज़ क्यों करते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बंदा मुझसे कोडिंग वाली वेबसाइट बनवाए और वो 80,000 रुपये की बनवाए, और अगर दूसरी तरफ वो मुझसे कहे कि भाई मैं वर्डप्रेस में बना देता हूँ, तो हो सकता है वो 18,000 की बना दे। तो इतना बड़ा मार्जिन है जब, तो इतना बड़ा मार्जिन तो आपको अट्रैक्ट करेगा।
हाँ जी, इधर ही होती है रोज। अच्छा, ऑफिस सिस्टम प्लान करना सर। हाँ जी जी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इसकी बुराइयाँ भी होगी थोड़ी सी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग यूज़ नहीं करते। मैंने कहा 70% से ज़्यादा लोग इसको यूज़ भी करते हैं और बग्स भी आते हैं। मेरे पास जितने क्लाइंट्स हैं उनमें से सिर्फ उनकी वेबसाइट्स कभी ख़राब होती हैं जिनकी वर्डप्रेस में बनी होती है, जिनकी वेबसाइट्स कोडिंग में बनी हुई है। अब आप देखें कोडिंग में क्या चीज़ चाहिए आपको। कोडिंग में आपको सिर्फ कोडिंग स्किल चाहिए, कोडिंग के साथ अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। कोडिंग नॉट बेस्ड ऑन प्लगइन्स। आपकी कोडिंग जो है वो प्लगइन्स पे बेस नहीं कर रही है, वो प्रोग्रामिंग पे बेस कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेबसाइट की तो कोई चीज़ एक्सपायर नहीं होने वाली। इवन मेरे पास एक वेबसाइट थी 1988 में बनी थी वो, ठीक है। वो 2 साल पहले हमने उसके मॉडल को पुराना समझ के चेंज किया कि भाई अभी ये इतनी पुरानी वेबसाइट है तो गूगल का एल्गोरिदम 1988 में क्या था भाई, अब 2022 में क्या हो गया होगा, इतना जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। मगर वेबसाइट वो भी खुल रही है। आज भी आपके पास पुराने मॉडल की वेबसाइट्स खुल रही होंगी, यानी उनमें कोई बग नहीं है। उनमें सिर्फ एक बग है कि गूगल का लेटेस्ट एल्गोरिदम, मिसाल के तौर पर गूगल का एक एल्गोरिदम क्या कहता है कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे खुले और तरीके से खुलेगी, मोबाइल पे खुले तो और तरीके से खुलेगी। ऐसे ही है ना, मोबाइल पे 3 डॉट्स आ जाते हैं। ये पुरानी वेबसाइट में ऐसे नहीं था। पुरानी वेबसाइट जो भी होगी वो उसने मेन्यू जैसे डेस्कटॉप पे दिखाना है ना, वैसा ही मेन्यू उसने आपको लैप मोबाइल पे भी दिखाना, यानी कि वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स नहीं थी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। सो जो पुरानी वेबसाइट बनी होगी उसमें ये इश्यूज आएंगे, मगर उसमें बग कोई नहीं होगा। यानी कोडिंग में जो आपकी वेबसाइट बनेगी वो एक दफ़ा बन गई, उसमें बग कुछ नहीं होगा। उसमें सिर्फ अल्टरेशन आपको उस वक्त करानी पड़ेगी जब आपको एडिशंस करवानी होगी कि भाई इसमें ये भी ले आओ, इसमें ये भी ले आओ। अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल कोडिंग की थी, ये पुरानी कोडिंग की एग्जाम्पल थी, ठीक है। आज की तारीख में जो कोडिंग की वेबसाइट बन रही है, ठीक है, वो अब तो इतने सारे स्टैंडर्ड्स आ गए हुए हैं जो कि कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं। पिछले 6-8 महीने 1 साल से कॉमन चल रहे हैं, वही स्टैंडर्ड चलने लगे हैं। तो इसलिए हम कोडिंग की वेबसाइट को बेहतर कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई क्लाइंट वेबसाइट लेकर आता है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये बात नहीं बताते हैं, वो कहेगा ना मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी है, आप एसईओ कर दें, हम कहेंगे कर देंगे। वो कहेगा मेरी कोडिंग की वेबसाइट बनी है, मेरी एसईओ कर दें, हम कर देंगे, ठीक है। फिर हम उसकी वेबसाइट को खोलेंगे और उसके एनालिसिस करेंगे और उसके एनालिसिस, और मैं आपको जितना कुछ पढ़ाऊंगा ना कोडिंग की वेबसाइट में एसईओ करवाऊंगा, उसके बाद एक लेक्चर में मैं आपको वर्डप्रेस की एसईओ बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्डप्रेस की एसईओ भी उतनी ही सिंपलेस्ट एसईओ है जितना वर्डप्रेस है, क्योंकि उसकी एसईओ का भी प्लगइन है। और ये भी हमें पता है, ये प्लगइन है ना, इसका मतलब क्या हुआ, पैसे लग रहे हैं ना मजीद, और पैसे लगने लगेंगे। अब ये जो प्लगइन्स होते हैं ये पार्टली पेड होते हैं और पार्टली फ्री होते हैं। तो आमतौर पर जो पाकिस्तान में लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो फ्री वाले प्लगइन्स देते हैं, लेकिन जो ये सस्ती इसीलिए है। लेकिन जो पेड प्लगइन्स लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्लगइन के पैसे देने हैं और ये भी एनुअल बेसिस पर देने हैं। तो जो लोग प्लगइन्स को बाय करेंगे उनके लिए वेबसाइट फिर महंगी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसे नहीं होता, अब जो फ्री प्लगइन यूज कर रहे हैं उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो। दूसरी बात, आप प्लगइन को मैक्सिमम यूज नहीं कर सकते, उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ही नहीं है। यानी आप किसी फीचर पर जाओ, वो कभी ये तो प्रीमियम है इसके लिए परचेज करो, किसी फीचर पे जाओ, यानी आधे या आधे से भी शायद कम फीचर्स हम यूज़ कर पाएंगे, बाकी के सारे फीचर्स पेड फीचर्स होंगे। उसके लिए हमें उस प्लगइन को परचेज करना पड़ेगा। हो सकता है वो मुझे कि भाई $200 दे दो, $25 दे दो, $10 दे दो, तो आप इस प्लगइन को बाय कर लो, ठीक है। सो ये दो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, एक कोडिंग वाला प्लेटफॉर्म है। अब कोडिंग को अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो आप यूँ समझो जैसे विंडोज़ है और डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने तो शायद डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा भी नहीं हुआ, लेकिन डॉस जो है बेसिकली वो विंडोज़ का बैक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी आपको विंडोज़ तो ग्राफिकल इंटरफेस नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CMD, लिखा मैंने, ये लिखा जी CMD कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ से मैं आगे, ये डॉस है। अब विंडोज का जो सपोर्ट कर रहा है वो भी डॉस ही कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्डप्रेस के बैक एंड पर भी कोडिंग है, वर्डप्रेस जो है उसके बैक एंड पर भी कोडिंग है, लेकिन प्योरली वो कोडिंग वाली वेबसाइट नहीं है। जो कुछ बना हुआ है वो भी कोडिंग से ही बना हुआ है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ बताया कि जिस तरह विंडोज के बैक एंड पर डॉस है, और अगर इसके पीछे से हम डॉस को निकाल दें
या मैं डॉस पे जाकर कुछ फाइलें डिलीट कर दूं तो आपकी विंडो करप्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि विंडोज़ डॉस के बगैर नहीं चल रही। पहली दफ़ा जब विंडोज़ आई थी तो हम पहले डॉस खोलते थे, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते थे, उसके बाद विन लिखते होते थे और एंटर करते थे तो विंडो में आते होते थे। पहली विंडो जब आई, उसके बाद जो अगली विंडो आई थी ना 3.0 इसका वर्जन था, उसके बाद जो अगली विंडो आई थी वो ऑटो थी, कि यानी कंप्यूटर ऑन किया तो विंडो में चले गए। लेकिन जो फर्स्ट विंडो आई थी वो डॉस से चलती थी, यानी कि डॉस में जाकर विन लिखते होते थे और फिर विंडोज़ में हम आते होते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैक एंड है वो जब तक हमें समझ में नहीं आएगा उस वक्त हम उसमें काम नहीं कर सकते। इवन हम बहुत सारी काम वर्डप्रेस में भी जाकर कोडिंग में करेंगे, इसलिए कोडिंग को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और एक आखिरी टॉपिक देखते हैं, रिकग्नाइज कैसे करना है, हाँ, कि कौन सी वेबसाइट कोडिंग की है और कौन सी वेबसाइट CMS की है। ठीक है, सो ये मैं लिखने लगा हुआ हूँ, देखिएगा मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, ऑनलाइन CMS डिटेक्टर, लिख दिया मैंने। आगे एक वेबसाइट सबसे ऊपर, अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना आप हमेशा देखेंगे मैं कुछ सर्च करके लाऊंगा, मैं कभी URL टाइप करके कुछ नहीं लाता हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आए वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सो उसने कहा CMS डिटेक्टर आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया, कोई सी भी वेबसाइट हो सकती है, इस वेबसाइट का नाम है CMS डिटेक्ट। आपको सर्च करना आना चाहिए, यही तो सीख रहे हैं हम, तो लोग सर्च करें तो हमारी वेबसाइट आए। हाँ, तो मैंने सर्च किया ना, मैंने लिखा ना ऑनलाइन CMS डिटेक्टर, तो CMS डिटेक्टर की वेबसाइट आई, इसका मतलब इन्होंने SEO की है इस कीवर्ड के ऊपर, इनकी वेबसाइट रैंक कर रही है इस कीवर्ड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर आकर मैं एक दो वेबसाइट्स लिखता हूँ, सॉल्यूशंस, एक ये वेबसाइट है, दो वेबसाइट लिखाते हैं ताकि हमें क्रॉस कंपैरिजन हो। कॉपी और यहां लाकर मैं इस URL को पेस्ट कर दूं। पेस्ट किया, डिटेक्ट किया, ये मैसेज आ रहा है, इस विंडो को बंद कर दो बेशक। एक्स्ट्रा एक विंडो आई थी ना, उसे बंद कर दिया मैंने, इसी विंडो में आंसर आएगा आपके पास। जी, पढ़ लें क्या लिखा हुआ है जी, वेबसाइट वर्डप्रेस में। ठीक है, ओके, और नीचे देखें कुछ और भी दे रहा है कि बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं, इस वेबसाइट। जी, इसका क्या मतलब हुआ? ये वेबसाइट कोडिंग में बनी हुई है। ठीक है, यानी आप सबसे पहले ये डिटेक्ट करेंगे ना कि भाई कौन सी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म की है। तो आप देख रहे हो ये डिटेक्टर मुझे खुद ही बता रहा है कि भाई ये वाली वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म में बनी हुई है। स्टार्ट लिखा मैंने, जी, वर्डप्रेस में बनी हुई है। इस बार डिटेल थोड़ी सी ज्यादा है इसकी। क्या कहता है? 54% ऑफ साइट डिटेक्टेड बाय यूज ऑफ वर्डप्रेस। कहता है ये वाली जो वर्डप्रेस है 50% वर्डप्रेस में है। बाकी की क्या चीजें हैं फिर? कौन बताएगा बाकी की चीजें क्या है? बाकी की चीजें प्लगइन्स हैं, दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के छोटे छोटे प्लगइन्स उसने यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टली कुछ है और पार्टली कुछ है। जिसने कुछ लिखा है उसने वर्डप्रेस, शॉपिफाई, लारावेल, विक्स, मेजेंटो, दी रेस्ट। कहते हैं कितनी छोटे छोटे पार्ट्स हैं मुख्तलिफ में बने हुए हैं। ये इसकी सबसे बड़ी वजह है खराब होने की, कि बहुत सारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म के में कोई बग आएगा वो पूरी की पूरी वेबसाइट को हिट करेगा। ठीक है, चलें क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
आज एक इंट्रोडक्शन हो गया।